Good morning, friends. I am Sakshi and we are studying modern history. So let's get start. कल की क्लास में हमने पुर्तगालियों के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से पुर्तगाली ने नया मार्ग खोजा था भारत के लिए। आज हम डचों का आगमन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। किस तरीके से पुर्तगालियों को एक नए मार्ग की खोज करनी पड़ी थी। जब पहली बार पुर्तगाली इस नए मार्ग की खोज करते तो उनके पीछे से अन्य यूरोपीय देश जो थे उन्हें भी इस मार्ग के बारे में पता चलता है। और पुर्तगालियों के बाद जो दूसरी यूरोपीय कंपनी जो भारत आने वाली थी व्यापार के दृष्टिकोण से, वो डच कंपनी थी। तो आज हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज़ में पुर्तगालियों के बाद पोर्चुगीज़ के बाद आज हम दूसरे कंपनी के बारे में पढ़ेंगे जो है डच। तो हमें हमें पता है कि पुर्तगालियों के बाद भारत में जिस यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ था वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। डच हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी को कहा जाता है फ्रेंड्स। इसके पहले कि हम ये जानें कि डच कंपनी का कैसे आगमन हुआ, डचों ने किस तरीके से क्या क्या भारत में उपलब्धियां पाई, हम ये समझते हैं कि आज के समय पे डच किसको कहा जाता है या डच निवासी कौन होते हैं। तो आप ये देखो, ये यूरोप का देश, यूरोप में आप देखोगे तो पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस के ऊपर जस्ट यहाँ पे आपको नीदरलैंड देखने को मिलेगा। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है और ये मुद्रा गिल्डर है। तो डच जो थे वो हॉलैंड या नीदरलैंड, जिसको पहले हॉलैंड कहा जाता था, आज के समय में हॉलैंड देश को नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। उन्हीं के निवासियों को डच कहा जाता है। आई होप कि आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, मैप में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उनकी राजधानी एम्स्टर्डम और मुद्रा गिल्डर थी। इस कंपनी की स्थापना, तो हम यहाँ से देखते हैं कि पुर्तगालियों के बाद डच का आगमन होता है। डच हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। आपने नीदरलैंड की देख लिया है मैप में कि नीदरलैंड कहाँ पे है। तो आप देख रहे हो ये नीदरलैंड की क्या है, ये यहाँ नीदरलैंड है, सिचुएटेड है। अब हम बात करते हैं डच कंपनी के बारे में। तो पुर्तगालियों के बाद डचों का आगमन हुआ। डच हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। 1596 में कॉर्नेलियस डी हाउटमैन, पहला डच यात्री जो भारत आता है, उसका नाम है कॉर्नेलियस डी हाउटमैन। ये केप ऑफ गुड होप होते हुए सुमात्रा तथा बांटेन पहुंचने वाला प्रथम डच नागरिक था। ये सुमात्रा और बांटेन ये इंडोनेशिया वाले रीजन में आता है। तो ये डायरेक्टली भारत ना जाके, और अगर आप देखोगे ये मैप में, अगर आपको देख सकते हो तो ये इंडोनेशिया वाले भाग में, यहाँ पर इस पोर्शन में वो सुमात्रा और बांटेन वाली जगह पे, मतलब वो भारत से भी कई थोड़ा और पूर्व में जाके इस वाले इलाके पर वो क्या करते हैं, अपना व्यापार स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो 1596 में कॉर्नेलियस डी हाउटमैन केप ऑफ गुड होप होते हुए सुमात्रा तथा बांटेन पहुंचने वाला प्रथम डच यात्री नागरिक था। अब मुझे लगता है कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, सुमात्रा और बांटेन ये इंडोनेशिया के पास है। मैप में अगर आप देखोगे तो 1602 में डच कंपनी, एक डच कंपनी, आपको याद हो प्रीवियस क्लास में मैंने पोर्चुगीज़ के लिए, पुर्तगालियों के लिए एक कंपनी बताई थी कि पुर्तगालियों ने जो कंपनी स्थापित की थी उसका नाम था इस्तादो डी इंडिया। और यहाँ पर डचों ने 1602 में अपनी कंपनी स्थापित की है, उसका नाम है वेरिंगदे ओस्ट इंडसे कंपनी की स्थापना होती है। डच पहले तो इंडोनेशिया तक सीमित थे, परंतु बाद में जब भारत के साथ इनका संपर्क हुआ तो व्यापार में सूती वस्त्र के व्यापार को भी शामिल किया गया, जिसका इनको अत्यधिक लाभ मिला। तो कभी भी ये एक क्वेश्चन है कि मसालों के अलावा, काली मिर्च के अलावा, इन सब चीज़ों के अलावा अगर सूती वस्त्र का व्यापार का श्रेय किसी को जाता है तो वो डचों को जाता है। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में की थी और यहीं से इन्होंने अपने सिक्के ढालना शुरू कर दिया था। मसूलीपट्टनम आज के समय पर आंध्र प्रदेश में है। मसूलीपट्टनम आज के समय में कौन से राज्य में है,
हैं, आंध्र प्रदेश में है। तो डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? आंध्र प्रदेश में खोली थी। और बाद में इन्होंने अपनी फैक्ट्री कहाँ बदल कर दी थी? नागपट्टनम में। आज के समय पर ये नागपट्टनम तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। मुझे लगता है आपको चीज़ें समझ में आए। पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में खोली। मसूलीपट्टनम आज के समय पे आप देखोगे तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। 1605 में इनकी पहली फैक्ट्री। अगर हम पिछला रिवाइज करें तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में खोली थी। कोचीन कहाँ है? केरल राज्य में है। अब बाद में वो अपनी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम से बदल करके नागपट्टनम में कर देते हैं और वहीं वो अपना इसका मुख्यालय बताते हैं। डचों ने 1619 में जकार्ता को जीतकर, जकार्ता इंडोनेशिया के पास ये रीजन पड़ता है, जकार्ता को जीत करके वेटेविया नगर की स्थापना की थी। 1441 में मलक्का और 1458 में श्रीलंका को जीतकर कब्जे में किया था। अब ये देखिए मलक्का कहाँ पर है? तो अगर हम मलक्का की बात करते हैं तो ये थाईलैंड, यहाँ ये थाईलैंड और यहाँ ये जो सिचुएशन है, ये जो रीजन है, यहाँ पर आपको मलक्का स्ट्रेट देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, जो भी मैप मैं आपको बता रही हूँ आप प्लीज़ इसे गूगल करके बहुत अच्छे से देखेंगे। एक एक चीज़ें मैप की आपके ऑलरेडी हिस्ट्री के सेशंस में बहुत सारे मैप्स आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद 1641 में हम पढ़ रहे थे कि उन्होंने 1641 में मलक्का और 1658 में श्रीलंका को जीतकर कब्जे में कर लिया था, जो पहले किसके कब्जे में था? पुर्तगालियों के कब्जे में था। डचों की अधिकांश व्यापारिक फैक्ट्रियां पूर्व तट पर थीं। अगर आप देखोगे डचों का जो कंपनी इन्होंने स्थापित की थी, इनका मेन सेंटर इंडोनेशिया था। और क्योंकि ये इंडोनेशिया से जुड़े रहना चाहते थे, ये भारत के पूर्वी तटों में, भारत के पूर्वी क्षेत्र में इनका ज़्यादा व्यापार देखने को मिलता है। तो डचों की अधिकांश व्यापारिक फैक्ट्री पूर्वी तट पर थी क्योंकि ये इंडोनेशिया से जुड़े हुए थे। जैसे पुलिकट, पुलिकट आज के समय पर आंध्र प्रदेश में है। यहाँ जो डच थे, चंद्रगिरी के शासक को से 1610 में समझौता करने के बाद ये पुलिकट में अपना इन्होंने किला बनवाया था। और पुलिकट में जो डचों ने किला बनवाया था, उसी किले को गैलरिया का किला भी कहा जाता है। सूरत आप जानते हो गुजरात में है। कारिकल पुदुचेरी में पड़ता है। चिंसूरा वेस्ट बंगाल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कासिम बाजार पश्चिम बंगाल में पड़ता है। पटना बिहार में, बालासोर उड़ीसा में, नागपट्टनम तमिलनाडु में और कोचीन केरला। तो ये चीज़ें आप समझिए कि ये सारी, मतलब अगर आप देख रहे हो तो पुलिकट आंध्र प्रदेश पूर्वी तट में आप देखोगे ज़्यादा इन्होंने फैक्ट्रियाँ स्थापित की है। पुलिकट के बाद आप करिकल में देखोगे पुदुचेरी, चिंसूरा पश्चिम बंगाल, कासिम बाजार पश्चिम बंगाल, पटना बिहार, बालासोर उड़ीसा, नागपट्टनम तमिलनाडु, कोचीन और अगर आप देखो सूरत, ये दो फैक्ट्रियों को छोड़ करके सारी फैक्ट्रियां इन्होंने पूर्वी तट की ओर ही स्थापित की थी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। भारत में वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। डच की व्यापारिक व्यवस्था कार्टेल पर आधारित थी। व्यापारिक कार्टेल का मतलब होता है कि ये लोगों ने ना प्राइस जो होता है, दाम जो होता है, ये प्रोड्यूसर से, जो उत्पादक होता है, उससे मिलकर ये दाम को एक कर देते हैं, एक भाव में कर देते हैं। और इनका काम होता है, ये अत्यधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं पर बिना किसी कंपटीशन के, बिना किसी प्रतिस्पर्धा के। एक्चुअली में अगर हम ये देखें तो ये एक भ्रम वाली पद्धति होती है कि हमें ऐसा लगता है कि दाम एक है, लेकिन अंदर ही अंदर ये जो होता है, ये अपने व्यापार को बढ़ाने का एक नया क्या होता है, एक प्रकार का सिस्टम कहलाता है। तो डच की व्यापारिक व्यवस्था कार्टेल पर आधारित थी। डच कंपनी का नियंत्रण सीधे डच सरकार के हाथ में था। परिणामतः कंपनी अपनी इच्छा के अनुसार विस्तार नहीं कर सकती थी, जो कंपनी के पतन का प्रमुख कारण बना। डच कंपनी का पूरा नियंत्रण सरकार के हाथ में था। सरकार जिस हिसाब से उनको काम करने के लिए कहती थी, उस हिसाब से इनको काम करना पड़ता था। और आप जब स्वतंत्रता पूर्वक अपनी मन मर्जी से काम नहीं कर पाओगे या दूसरों के निर्णय के अनुरूप आप काम करोगे, तो वहाँ पे आप अपनी मनचाहे सफलता नहीं पा सकोगे या ज़्यादा दिन तक सफल नहीं हो सकोगे। यही कारण था कि उनका पतन हमें जल्दी देखने को मिलता है। अंग्रेज़ों की तुलना में डचों की नौसैनिक शक्ति जो थी वो कमज़ोर थी। मैंने पढ़ाया था कि मतलब सबसे पहले अगर हम देखते हैं पुर्तगाली आए थे और उन्होंने अपनी नेवल फोर्स को बहुत ज़्यादा ताकतवर किया था। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो डचों की, तो इनकी नौसेना शक्ति जो थी वो इतनी ज़्यादा प्रबल नहीं थी, इतनी ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थी, कमज़ोर थी।
दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीपों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने के कारण इनका बाद में अगर हम देखते हैं तो भारत में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के साथ निर्णायक प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं। मतलब ये ज़्यादा देर तक बेटा ये फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों से लड़ नहीं सकते हैं। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 में अंग्रेज़ों व डच के मध्य वेदरा का युद्ध हुआ था और उसमें निर्णायक रूप से डच हार जाते हैं और ये भारत से पूरी तरीके से चले जाते हैं। तो कौन सा युद्ध था जिसमें डचों की पूरी तरीके से हार हुई थी? वेदरा का युद्ध 1759 में लड़ा गया था। तो ये छोटी सी स्टोरी थी डचों के बारे में। अब हम अगले नेक्स्ट सेशन में अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से अंग्रेज़ भारत आए और किस तरीके से उन्होंने भारत पे अपनी सत्ता को स्थापित किया। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि ये सेशंस आपके लिए यूज़फुल हैं, आपको कुछ नॉलेज मिल रहा है और आप तो हम ये सेशन कंटिन्यू करेंगे, तो उसके लिए प्लीज़ सपोर्ट करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।